बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? बेटा आज हम चैप्टर 13 एफएससी पार्ट 2 की मैं बात कर रहा हूँ। चैप्टर 13 का आज जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 8 और इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, या हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में कोई फ़र्क है या नहीं। अगर कोई फ़र्क है तो वो क्या फ़र्क है, यानी इन दोनों को किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। जी बच्चों, वेलकम बैक। हम अपने मेन बोर्ड की तरफ चलते हैं और ये आपको बोर्ड नज़र आ रहा है सामने। ये हमारा आज का टॉपिक है और इसमें जो लर्निंग आउटकम्स हैं आपके पास, मैं पहले भी आपको थोड़ा सा बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले कि हमने इसमें पढ़ना है जी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है। वी विल डिफाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। हम बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस को भी डिस्कस करेंगे एंड डिस्कस द सिचुएशंस व्हेन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी इज़ इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ बैटरी। यानी हम वो कंडीशंस देखेंगे कि जिन कंडीशंस पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ को इक्वल कंसिडर किया जा सकता है या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ईएमएफ के इक्वल कब आ सकती है। बेटा प्रायर लर्निंग हमारे पास क्या होंगी? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ये हम जानते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आपने चैप्टर 12 में सीखी थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दूसरा हमने इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की भी बात करनी है, तो इसलिए से ये भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये सामने आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है क्या है, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम देखेंगे। यहाँ पर सामने आप एक छोटा सा सर्किट देख रहे हैं, मैं इधर आपको बड़ा करके दिखा दूँ। बेटा इसमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ एक लोड लगाया है। ये लोड आपको नज़र आ रहा है। इससे पहले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि लोड का क्या मतलब होता है। लोड जो है ये बेसिकली कोई भी चीज़ है जो आप इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलाना चाहते हैं और हर लोड की कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती है और इस रेजिस्टेंस को हम कैपिटल आर से यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं और ये बैटरी के साथ आपको एक कैपिटल ई लिखा नज़र आ रहा है। ये क्या चीज़ है? यही है असल में ईएमएफ। यानी अभी मैं आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, ईएमएफ के बारे में। ठीक है जी। बेटा इससे पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि बैटरी असल में क्या करती है। एक चार्ज है, फ़र्ज़ करें डेल्टा क्यू। बैटरी क्या करती है? बैटरी इस चार्ज पर वर्क करती है ताकि ये चार्ज लो से हाई पोटेंशियल पर आ जाए, और जब ये चार्ज हाई पोटेंशियल पे आ जाएगा तो बाद में यही चार्ज अपनी उस एनर्जी को लोड के अंदर से गुजरते हुए लूज़ करता है और दोबारा से लो पोटेंशियल पे आ जाता है। कल मैंने कहा था जी एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम या वर्क डन पर यूनिट टाइम, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। लेकिन अगर हम वर्क डन को चार्ज से डिवाइड कर दें, जिस चार्ज के ऊपर वर्क किया गया है, तो इसे हम बोलेंगे ईएमएफ। अगर आपको याद हो चैप्टर 12 में जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन देखी थी, वो भी असल में यही थी, जिसमें हमने कहा था कि फ़र्ज़ करें ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है और यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज है Q0 फ़र्ज़ करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हम जानते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, जो आपको सामने मैंने बना दी है। अगर हम इस टेस्ट चार्ज को
लो से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करें, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करें, तो जितना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा उस वर्क को हम नाम देंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। यानी पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी को हमने कुछ ऐसे ही डिफाइन किया था, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन मूविंग द चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप गौर करें, यही वर्क यहाँ पर बैटरी कर रही है, ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये बैटरी का नेगेटिव है, और बैटरी भी यही काम कर रही है, चार्ज को लो से हाई पोटेंशियल की तरफ लेकर जा रही है। इसी वर्क को यानी जो बैटरी ने किया है, अगर हम चार्ज से डिवाइड कर दें तो इसको नाम दिया जाता है ईएमएफ ऑफ द बैटरी, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये बेसिकली कोई फोर्स नहीं है, यानी इसका वैसा न्यूटन जो यूनिट है वो न्यूटन नहीं होगा। वैसे तो हम जानते हैं फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन होता है, लेकिन यहाँ पर ईएमएफ का मतलब वो वाली फोर्स नहीं है। दिस इज़ एक्चुअली स्ट्रेंथ ऑफ द बैटरी, यानी ये हमें बताएगी कि बैटरी की कैपेसिटी कितनी है, यानी ये बैटरी चार्ज को मूव करवाने के लिए कितना ज़्यादा वर्क कर सकती है। ठीक है, तो ये है बेटा ईएमएफ। अब मैं आपको एक और छोटी सी चीज़ बता दूं कि अगर हम सेल की बात करें या बैटरी की बात करें, जो आप बाज़ार से सेल परचेज़ करते हैं, तो उस सेल के अंदर असल में इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा होता है, और इलेक्ट्रोलिसिस में बेसिकली सेल के अंदर जो चार्ज मूव करते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से मूव करना पड़ता है, और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से चार्ज को मूव करने के दौरान काफ़ी सारी अपोजिशन का सामना करना पड़ता है, और इसी अपोजिशन को नाम दिया जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। यानी हर सेल की अपनी भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती है, और यहाँ पर हमने उस रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से जाहिर किया हुआ है। यहाँ पर आपको एक सर्कल सा नज़र आ रहा है डॉटेड लाइन में, एलिप्स की शेप, थोड़ी सी ओवल टाइप शेप नज़र आ रही है, और इसमें बैटरी के साथ एक छोटी सी रेजिस्टेंस शो की गई है, जो मैंने स्क्रीन पर आपको अंडरलाइन करके जो मैंने दिखाई है, ये असल में इंटरनल रेजिस्टेंस है। हमने ऊपर वाले सर्किट में इस बैटरी के साथ ऐसी कोई भी रेजिस्टेंस की बात नहीं की, हालांकि इसकी बात की जानी चाहिए। दैट्स वाई अब हम सर्किट को दोबारा से डिज़ाइन करते हैं। यहाँ देखें बेटा, देखें इसमें सेम हमने वही बैटरी लगाई है, उसके साथ उसकी ईएमएफ को हमने कैपिटल ई से जाहिर कर दिया, और साथ हमने एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी शो कर दी जो सेल के अंदर होती है, जो बाहर से आपको नज़र नहीं आएगी। अब देखें, पॉजिटिव को नीचे शो किया गया है, नेगेटिव को ऊपर। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पॉजिटिव को ऊपर भी कर सकते हैं, नेगेटिव को नीचे भी कर सकते हैं। तो ये हमने सेल लगाया हुआ है। अगर आपको जो बाज़ार से सेल मिलता है उसकी शक्ल याद हो तो उसकी कुछ ऐसी शक्ल होती है, जो उसका ये पॉइंट वाला हिस्सा होता है ये पॉजिटिव को शो करता है, और जो प्लेन हिस्सा होता है ये नेगेटिव को शो करता है। ठीक है, ये मैंने दोबारा से लेबल कर दिए। तो असल में ये सेल बिल्कुल वही है जो हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। बेटा अब आप क्या करेंगे, अब आप इंटरनल रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया। लाइक अदर कंपोनेंट ऑफ सेल, like other components, a cell also offers some resistance to the flow of charge, which is called internal resistance. अच्छा, अब आपने क्या किया, अब आपने इस सेल के साथ एक लोड लगा दिया, ठीक है जी, और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यहाँ पर हमने लगाया है एक वोल्ट मीटर। बेटा वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल में डिफरेंस बताती है, ठीक है। तो ये वोल्ट मीटर हमने यहाँ पर लगा दिया। एक बात याद रखें कि वोल्ट मीटर को पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हमेशा दोनों पॉइंट्स के साथ पैरेलल में लगाया जाता है, ठीक है। जिस कंपोनेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना मकसद हो हमारा, उसके साथ पैरेलल में। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि इस लोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हमारा पर्पज़ है, तो हमने देखें उसके साथ पैरेलल में लगा दिया है। देखें ये और ये आपस में क्या है, पैरेलल। इसी तरह अगर आप बैटरी के लिहाज से देखें तो बैटरी के लिहाज से भी ये जो वोल्ट मीटर है ये पैरेलल लगा हुआ है, ठीक है जी।
इसको मैं दोबारा से डिस्कस करूँगा। अभी थोड़ी देर में मैं इन टिक्स को दोबारा से मिटा देता हूँ ताकि डायग्राम थोड़ी साफ साफ लगे। अच्छा जी, अब हम थोड़ी सी डेरिवेशन की तरफ आते हैं। हम जानते हैं कि ओहम लॉ के मुताबिक हम कह सकते हैं, ओहम लॉ कहता है जी पोटेंशियल इज़ इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब यहाँ से करंट किसके इक्वल आएगा? पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब मैं इसको एक दफ़ा मैंने कर तो दिया, अब मैं इसको अरेज करने लगा हूँ और नीचे चूँकि ये सारा लिखा हुआ है, मैंने इसको इसलिए अरेज किया है ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। अब आप देखें, करंट इज़ इक्वल टू टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, यानी पूरे सर्किट में जो टोटल सप्लाइड पोटेंशियल है उसको आपने टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट से डिवाइड करना है। अब अगर आप गौर करें तो ये स्मॉल आर और ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर ये आपस में सीरीज़ में है। इसका मतलब है इनकी टोटल रेजिस्टेंस जो है वो ऐड हो जाएगी। सही है, ये टोटल रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगी। आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि यहाँ तो वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है, तो आप फ़र्ज़ करें वोल्ट मीटर नहीं लगा हुआ। जैसे मैं ये सर्किट बना देता हूँ, ये इंटरनल रेजिस्टेंस को शो किया, ये बैटरी है और बैटरी की ईएमएफ को ई से ज़ाहिर किया हुआ है, और ये लगा हुआ है एक्सटर्नल लोड, और ये आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। तो इसमें देखें ये सेल है, सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। अब ये जो स्मॉल आर है ये कैपिटल आर के साथ सीरीज़ में बिहेव कर रही है, तो ज़ाहिर बात है फिर इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? ऐड हो के आएगी, यानी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, ऊपर पोटेंशियल या टोटल वोल्टेज की जगह आ जाएगा बैटरी की स्ट्रेंथ, जिसे हम ईएमएफ का नाम देते हैं। ऊपर ई आ गया। बाद में इसको मैं अलग से यहाँ भी कर देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इसको उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास ई जो है वो आ गया आई इंटू कैपिटल आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। ये आपके पास ईएमएफ का फार्मूला आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखें इसमें ये जो आई इंटू कैपिटल आर है ये क्या चीज़ है? ये मैंने जो अभी अभी सर्किट बनाया है उसकी तरफ चलते हैं ताकि थोड़ा इजी रहे आपको अंडरस्टैंड करना। बेटा ये जो है ये असल में करंट था कैपिटल आई। अब ये करंट जो है ये स्मॉल आर के अंदर से भी गुज़र रहा है और ये कैपिटल आर के अंदर से भी गुज़र रहा है। जब ये करंट स्मॉल आर के अंदर से गुजरेगा तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप, जो पोटेंशियल में तब्दीली आएगी या जो पोटेंशियल में कमी आएगी, मैं पोटेंशियल में कमी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमेशा रेजिस्टेंस के अंदर से जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो उनकी पोटेंशियल में कमी आती है, यानी वो एनर्जी को लूज़ करते हैं। ठीक है, तो ओहम लॉ के मुताबिक करंट मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल रेजिस्टेंस यहाँ पर आ गया, और इसी तरह से ओहम लॉ के मुताबिक करंट मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया। यानी जो ये दो टर्मिनल्स हैं, यानी जो लोड के अक्रॉस जो दो टर्मिनल्स हैं, इनके दरमियान जो पोटेंशियल का ड्रॉप आया है या जो पोटेंशियल लॉस आया है या जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दो पॉइंट्स के दरमियान, वो क्या है? आई इंटू कैपिटल आर। इसी तरह बैटरी के अंदर ये जो दो टर्मिनल्स हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी स्मॉल आर या इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है, इसे मैं पोटेंशियल ड्रॉप भी कह सकता हूँ, इसे मैं पोटेंशियल लॉस भी कह सकता हूँ, इसे मैं दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस भी कह सकता हूँ। ये कितना है? आई इंटू स्मॉल आर। ठीक है, अब आप गौर करें, ये जो बैटरी है, बैटरी के दोनों किनारे हैं ये और ये, इसी तरह लोड के भी दोनों किनारे हैं ये और ये। और अब आप गौर करें, इनके दरमियान में कुछ भी नहीं लगा हुआ, यानी सिर्फ एक वायर है। तो हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है, यानी इन दो पॉइंट्स के दरमियान है, वही पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के दरमियान है। ठीक है, यानी इसे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं।
मैं इसको दोबारा से रिमूव करके थोड़ा साफ कर देता हूँ डायग्राम को। ये दूसरा मिट गया है, ओके, उसको मैं दोबारा बना दूंगा। ओके, देखें, ये था आपका बेसिक सर्किट, ये है हमारा सेल, ठीक है। अब सेल के दोनों टर्मिनल्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये असल में वही पोटेंशियल डिफरेंस है जो लोड के दोनों टर्मिनल्स के दरमियान आ रहा है, और ये असल में क्या है, I इंटू कैपिटल R। इसीलिए इसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, और इसे V, कैपिटल V के नीचे छोटा सा t लिखकर जाहिर करते हैं, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सेल व्हेन द करंट इज बीइंग ड्रॉन थ्रू इट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यानी सेल के दोनों किनारों के दरमियान वो वाला पोटेंशियल डिफरेंस जब सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा हो, उसे हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 जो है, ये जो आपको ये वाली इक्वेशन नज़र आ रही है, इसमें कैपिटल आई आर की जगह फिर हम क्या लिख सकते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये देखिए, मैंने आई कैपिटल आर की जगह वी टी लिख दिया। ये वी टी क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, इसमें अब वो दो कंडीशंस हैं जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया था कि कौन सी कंडीशंस को फॉलो किया जाए कि बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ के इक्वल आ जाए। अगर आप यहाँ पर देखें, फ़िलहाल तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला बन रहा है E माइनस आई स्मॉल आर। इस आई स्मॉल आर को मैं दूसरी तरफ ले गया, ठीक है। अब यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि फ़िलहाल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज़ लेस दैन ईएमएफ ऑफ बैटरी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सेल जो बाज़ार से हमने परचेज़ किया है उसे सर्किट में लगा देंगे और उस सेल के अंदर से करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, तो फिर सेल के अंदर जो छोटी सी रेजिस्टेंस थी उसके अक्रॉस भी, उसके थ्रू भी पोटेंशियल का थोड़ा सा ड्रॉप आएगा, यानी पोटेंशियल का लॉस आएगा। इसका मतलब है सेल की जो असली ईएमएफ है उसमें कुछ कमी आ गई, जो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। सेल की असली ईएमएफ में थोड़ी सी कमी आ गई। अब सेल की ईएमएफ में ये वाली जो कमी है, ये ज़ाहिरी बात है कहाँ से माइनस हो रही है, सेल की ईएमएफ से ये वैल्यू माइनस हो रही है, आई इंटू स्मॉल आर। तो हमारे पास जो बाकी पोटेंशियल डिफरेंस बचेगा वो कितना होगा, सेल की ईएमएफ से कम। और जो बाकी पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल रहा है वो सेल के दोनों टर्मिनल्स के दरमियान मिल रहा है या लोड के अक्रॉस मिल रहा है। तो चाहे आप लोड के अक्रॉस की बात कर लें, चाहे सेल के दोनों टर्मिनल्स के दरमियान की बात कर लें, इस सर्किट में जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, इन दोनों बातों का एक ही मतलब है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सेल को सर्किट में लगा देंगे और सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, तो सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप आने की वजह से जो बाहर सेल के किनारों पे हमें पोटेंशियल मिलेगा वो थोड़ा मिलेगा, क्योंकि अंदर काफ़ी सारा लॉस पहले से ही आ चुका है। तो अगर फ़र्ज़ करें आप मार्केट से 1.5 वोल्ट का सेल लेके आए हैं, तो सर्किट में लगाए हुए ही इसी दौरान जब करंट फ्लो कर रहा था, उसी दौरान आपने सेल के दोनों टर्मिनल्स पे वोल्ट मीटर की वायर्स लगा के चेक किया, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो 1.5 वोल्ट से कम आंसर आ रहा है। और वो कम आंसर क्यों आ रहा है ये मैंने अभी आपको बताया है, क्योंकि अंदर पोटेंशियल ड्रॉप काफ़ी सारा पहले ही आ चुका है, ठीक है। अब हम वो दो कंडीशंस डिस्कस करते हैं कि जिन दो कंडीशंस को अगर कंसीडर किया जाए तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ के इक्वल आ सकती है। और ये कैसे आएगी? सबसे पहली कंडीशन जो है वो तो आइडियल है, यानी दिस इज़ नॉट रियली पॉसिबल, आइडियल कंडीशन है। और वो क्या है कि हम फ़र्ज़ कर लें कि सेल बहुत ही अच्छा है, बड़ा ही नेक सीरत सेल है और इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, और ये रियल में तो पॉसिबल नहीं है, यानी ये एक आइडियल केस है।
अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की जगह आप 0 पुट कर दें, ऊपर वाली इक्वेशन में आप गौर से देखिएगा, अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस की जगह 0 पुट कर दें तो ऑटोमेटिकली ये सेकंड टर्म ख़त्म हो जाएगी जो माइनस हो रही थी, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर आ जाएगा। तो रियल में तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी हम आइडियलाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सेकंड वाली कंडीशन देखें, व्हेन करंट इज ज़ीरो, यानी आप करंट को भी तो ज़ीरो करके ये सारा कुछ कर सकते हैं। अब करंट ज़ीरो कब होगा? जब सर्किट ओपन होगा, यहाँ लिखा भी हुआ है मैंने, जब सर्किट ओपन होगा। अब सर्किट ओपन कैसे होगा? जो पीछे आपने सर्किट देखा था, जो मैंने नया सर्किट नीचे बनाया था, ये वाला, आप इस सर्किट में से किसी वायर को तोड़ दें, ये करें, सर्किट ओपन हो गया। जब सर्किट ओपन हो गया तो करंट फ्लो करना बंद हो गया। जब करंट फ्लो करना बंद हो गया तो सेल के अंदर से जो इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू एनर्जी का लॉस आ रहा था वो ख़त्म हो गया। अब आप सेल के दोनों किनारों पे, यानी यहाँ, और सॉरी ये तो मैंने उसको क्या कर दिया, ये तो मैंने उसको अरेज कर दिया था, ओके। अब अगर आप इसी हालत में सेल के दोनों टर्मिनल्स के दरमियान, यानी यहाँ और यहाँ, वोल्ट मीटर लगाकर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे, तो इस वक्त जो आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगी वो सेल की असली ईएमएफ के इक्वल मिलेगी। यानी जो मार्केट से आप 1.5 वोल्ट सेल लेके आए हैं, अब आपको एग्जैक्ट 1.5 वोल्ट ही नज़र आएगी। ठीक है। अच्छा, इसका एक दूसरा तरीका भी है, करंट को ज़ीरो करने का एक दूसरा तरीका भी है, बताएं ज़रा क्या होगा। बड़ा ही सिंपल तरीका है कि जो सेल आपने सर्किट में लगाया हुआ है उसको निकाल बाहर करें। यानी सेल आप अपने हैंड में पकड़ लें और फिर आप फ़र्ज़ करें ये सेल है और ये सर्किट में नहीं लगा हुआ, इसके अंदर से आप करंट को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, तो फिर ज़ाहिर बात है इस वक्त इसी कंडीशन में अगर आप इसको वोल्ट मीटर के साथ अटैच कर दें, जैसे मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये सेल है और इस सेल को आपने इसी कंडीशन में वोल्ट मीटर के साथ अटैच कर दिया, तो अब जो वोल्ट मीटर आपको रीडिंग देगा, यानी जो इस वक्त सेल के दोनों टर्मिनल्स पे आपको रीडिंग मिलेगी, जिसे मैं VT से फ़र्ज़ करें ज़ाहिर कर देता हूँ, तो ये सेल की असली EMF के बराबर मिलेगी, क्योंकि अभी भी करंट फ्लो नहीं कर रहा और सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आ रहा। ठीक है जी। तो ये था बेटा कंडीशन, जिस कंडीशन को फॉलो करके हम सेल की ओरिजिनल EMF को मेजर कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और सेल की असली EMF दोनों को मेजर करने का तरीका क्या है कि सेल जो है वो सर्किट के अंदर लगा दें, सर्किट को ऑन कर दें, करंट फ्लो करना शुरू हो जाए। अब सेल के दोनों टर्मिनल्स पे जब आप पोटेंशियल मेजर करेंगे तो इसे हम बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और ये सेल की असली EMF से कम आएगा। इसी तरह आप इसी सेल को निकाल दें या सर्किट की वायर को ब्रेक कर दें, करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा, और इस कंडीशन में आप सेल के दोनों टर्मिनल्स पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे वोल्ट मीटर को यूज़ करके, तो ये आपको सेल की ओरिजिनल EMF मिलेगी। तो ये मैंने एक दफ़ा फिर रिपीट कर दिया ताकि आपके लिए आसानी हो। अच्छा, पीछे जो एक इक्वेशन आई थी उस इक्वेशन की एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, अगर आप गौर से सुने तो। इसमें देखें बेटा, ये वही वाली इक्वेशन है जो मैंने अभी पिछली स्लाइड पे लिखी थी कि जो टोटल सेल की EMF है ये दो हिस्सों में यूटिलाइज हो रही है, I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r। अगर आप इसका फर्स्ट फैक्टर देखें, या चलें पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या था बेटा, ये जो कैपिटल E था ये बेसिकली है एनर्जी सप्लाइड, ये क्या है, एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज। और यहाँ पर राइट हैंड साइड पे आपको दो टर्म्स नज़र आ रही हैं, एक I इंटू कैपिटल R और एक I इंटू स्मॉल r। ये दोनों भी एनर्जी पर यूनिट चार्ज ही है, लेकिन एनर्जी लॉस पर यूनिट चार्ज। थोड़ी सी एनर्जी जो है वो बाहर जो लोड लगा हुआ था उसके थ्रू लूज़ हुई, और थोड़ी सी बाकी एनर्जी
इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू लूज हुई। यानी हम पहली टर्म जिसे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का भी नाम देते हैं, दिस इज एक्चुअली एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट चार्ज थ्रू द लोड, और जो I इंटू स्मॉल r है, दिस इज ऑल्सो एनर्जी लॉस पर यूनिट चार्ज थ्रू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। अगर हम इस इक्वेशन को इसी अंदाज में एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज एग्जैक्टली इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि जितनी एनर्जी चार्ज को मिल रही है वो सारी की सारी एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, यानी चार्ज ने वो एनर्जी दे दी और वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ठीक है जी, सो दिस इज एक्चुअली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब आप आखिरी हेडिंग देखें, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF। ये भी वो अक्सर वो कई दफ़ा पूछ लेता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और EMF क्या है। आप इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस दे सकते हैं। EMF क्या है? बैटरी की वजह से जो एनर्जी मिलती है, क्योंकि बैटरी वर्क करती है ना चार्ज को लो से हाई पोटेंशियल पे ले जाने के लिए, तो बैटरी के थ्रू चार्ज को जो एनर्जी मिलती है उसे हम बोलते हैं EMF। और वही चार्ज उस एनर्जी को जब लोड के अंदर से गुजरते हुए लूज करता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सो EMF के बारे में अगर हम बोलें तो हम कह सकते हैं EMF इज़ द कॉज, यानी EMF क्या, एनर्जी मिली है, ये वजह है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उसका असर या इफ़ेक्ट, क्योंकि वहाँ चार्ज ने एनर्जी को लूज़ किया था। कहाँ लूज़ किया था? लोड के अंदर से गुजरते हुए। इसी तरह द EMF इज़ ऑलवेज प्रेजेंट, EMF हमेशा रहती है, चाहे सेल सर्किट के अंदर लगा है चाहे सर्किट से बाहर है। व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द बैटरी बट पोटेंशियल डिफरेंस इज ज़ीरो इन दिस केस। यानी अगर आप सेल को बाहर निकाल लें तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो EMF के इक्वल आएगा, यानी असल में तब आप EMF मेजर कर रहे होंगे। ठीक है, इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस की बात सिर्फ आप तब करेंगे जब करंट फ्लो कर रहा है और चार्ज अपनी एनर्जी को मुख्तलिफ पॉइंट्स पे जाके लूज़ करता जा रहा है। ठीक है, और तब आप पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। तो EMF क्या है? कॉज है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? उसका इफ़ेक्ट है। EMF हमेशा रहती है, पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ तब मेजर किया जा सकता है जब सर्किट में करंट फ्लो कर रहा हो, अदरवाइज EMF ही आप मेजर करते हैं जब सर्किट में करंट फ्लो ना कर रहा हो। तो बेटा इसको हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं आज के लेक्चर को। मैं एक दफ़ा आपको सारी स्लाइड्स दिखा देता हूँ ताकि जो कुछ हमने यहाँ पर लिखा है वो भी आप एक दफ़ा देख सकें। ये नीचे भी था थोड़ा सा, ये मैंने सर्किट खुद बनाया था, और इसके बाद ये है और ये है। तो ये था आपका सारा का सारा लेक्चर। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें अब कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है बच्चों को, वो क्या है, जो मैंने अभी बिल्कुल एंड पे आपको बताई कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF दोनों को अलग अलग मेजर करने का क्या तरीका है। तो सिंपल सी बात है, मैं फिर एक दफ़ा रिपीट करता हूँ, अगर सेल को सर्किट के अंदर लगा के उसके अंदर से करंट फ्लो करवा के सेल के दोनों टर्मिनल्स पोटेंशियल मेजर करेंगे तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये सेल की असली EMF से कम होगी। जैसे ही आप सेल को बाहर निकाल लेंगे और इस दौरान बाहर निकले हुए सेल की अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे तो ये असल में क्या होगी, सेल की EMF। ठीक है, तो सेल को यूज़ कर रहे हैं तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से कम, सेल को यूज़ नहीं कर रहे तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF के इक्वल। सो दिस इज़ टुडेज़ लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि अब कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो हमेशा की तरह मेरी ऑफ़र वैलिड है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो तक मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।